of the reactivity series, a very important thing. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे द रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, अब रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट of atoms, sorry, it is an arrangement of elements in order of decreasing reactivity. करते हैं हम लोग यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी से तो हमें जो एक अरेंजमेंट मिलता है दैट एलिमेंट इज नोन एज रिएक्टिविटी। अब सभी को ये बात मालूम होगा कि हर एक एलिमेंट या हर एक मेटल की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती। कोई फास्ट रिएक्ट करती है, कोई स्लो रिएक्ट करता है, कोई बिल्कुल नहीं रिएक्ट करता है। तो चलो हम लोग देखते हैं पहले इस सीरीज को। सीरीज में यदि देखें आप सबसे ऊपर का जो इट्स पोटेशियम, देखो एक्चुअली ये सीरीज बुक्स में ऐसे दिए रहते हैं बट मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। इस सीरीज में सबसे ऊपर में रहता है पोटेशियम, फिर नेक्स्ट आती है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम इज आल्सो मेंशन्ड इन सम ऑफ द सीरीज। बट आपको इतना मालूम होगा काफी है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भी हम लोग मेटल के सीरीज में इंक्लूड करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन समटाइम्स लूजेस इलेक्ट्रॉन आल्सो। हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटेलिक एलिमेंट्स। अब ये जो टॉप में पोटेशियम है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, पोटेशियम सोडियम जो यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, पोटेशियम सोडियम यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वी गेट अ वेरी विगरस रिएक्शन। जो रिएक्शन होती है काफी विगरस होती है, काफी फास्ट होती है वो रिएक्शन। इतना फास्ट होता है कि आग भी पकड़ता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का देखो तो ये बेसिकली डेवलप्स अ कोटिंग ऑफ ऑक्साइड, इनके ऊपर एक ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ती है ना। बट ये खुद ब खुद चढ़ता है, इसे कुछ करने की आपको जरूरत नहीं। आप हवा में छोड़ दोगे तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आती है। वही जिंक, आयरन, ठीक है ना, जिंक आयरन ले लो, लेड ले लो, आप कॉपर तक ले लो और मरकरी तक ले लो। ओके, अब ये सब यदि रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन से तो रिक्वायर्स हीटिंग। अब इसको काफी हीट करोगे तब होगा। ऑक्सीजन के साथ ऐसे नहीं रिएक्ट होती, रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग। हीटिंग एक्चुअली बेसिकली जो प्रोडक्ट बनती है फिर ऑक्साइड्स बनती है। इस केस में भी पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे भी कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
aluminum oxide, this thing also zinc oxide, iron oxide, okay, lead oxide, कॉपर ऑक्साइड, बट ये सब जो बनती है स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद बनती है। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझ आ रहा है कि रिएक्टिविटी जो है, देखो ये काफी फास्ट है, ये बाय इटसेल्फ डेवलप हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, ये काफी फास्ट रिएक्शन है। देखा एक लेयर बन जाएगा ऑक्साइड, ओके। तो इधर जैसे ही जा रहे, देखो ये ऑक्सीजन के साथ विगरस रिएक्शन, ये स्लो रिएक्शन, और इधर जैसे ही पहुंच रहे हैं रिक्वायर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ओके। तो बेसिकली इफ वी से रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, जैसे हम ऐसे जा रहे हैं, बट यदि आप सीरीज देखोगे तो आप बोलोगे कि रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है डाउन, बट मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया, डजंट मैटर। तो ये कहानी है। वही सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है जल्दी, ओके। तो ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ओके। और बोल सकते हो आप इनको ये स्टेबल एलिमेंट्स भी आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो। स्टेबल तो नोबल गैस के लिए यूज करते हैं, स्टेबल यूज करना वर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है, पर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स इनको बोला जाता है क्योंकि ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते। सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम की रिएक्शन काफी स्लो होती है या तो करती ही नहीं है। तो ये तो कहानी हुआ ऑक्सीजन का रिएक्शन। तो ऑक्सीजन के रिएक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये समझा कि भैया की रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप घटते चले जाते, ओके। वही चलो मैं रिएक्शन विद वाटर भी दिखाता हूं, जो हल्का फुल्का डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास में, ओके। यदि आप वाटर के साथ रिएक्ट, तो मैंने ये भी बताया कि आपको वाटर के साथ जो सॉल्युबल ऑक्साइड्स होते हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये रिएक्शन काफी फास्ट होती है, वेरी फास्ट, वेरी विगरस, कैचेस फायर, इतना विगरस है कि तुरंत आग पकड़ लेता है, ओके। पोटेशियम सोडियम, ओके। और पोटेशियम और सोडियम पानी के ऊपर आके तैरता है, ये भी बताया था आप लोगों को। जब ये पोटेशियम यदि पानी में डालो, फॉर एग्जांपल एक आपने कंटेनर लिया, उसमें यदि आप पोटेशियम डालते हो तो पोटेशियम क्या है, ऊपर में आके तैरने लगता है और फिर ऊपर में रिएक्शन होती है। क्यों? बिकॉज पोटेशियम और सोडियम की जो डेंसिटी है, ओके, डेंसिटी लेस देन वाटर, ओके। और आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वही पोटेशियम सोडियम तो हो गई, कैल्शियम का रिएक्शन देखोगे, कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन लिक्विड स्टेट में, मतलब कैल्शियम भी ठंडे पानी से रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस है, जहां पे कम हीट निकलती है, इतना नहीं निकलता कि आग पकड़ ले, ओके, बट इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट तो निकलती है, ओके। तो इस केस में भी कैल्शियम जो है फ्लोट्स ऑन सरफेस, इस केस में भी कैल्शियम सरफेस पे आके तैरता है। इसका रीजन क्या है? एक्चुअली कैल्शियम को जब आप डालते हो, देखो कैल्शियम को इस वेसल में डालो जहां पे पानी है, तो कैल्शियम जो जैसे ही नीचे डालते हैं तो रिएक्शन होती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, इसको पुश करता है अपने साथ में, इसके साथ स्टिक हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस इसको ऊपर तक सरफेस तक लेके आ जाता है, ओके। हाइड्रोजन गैस स्टिक कर जाती है इससे, और ये सरफेस पे आता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि कैल्शियम क्यों फ्लोट कर रही है सरफेस पे, बिकॉज़ हाइड्रोजन गैस स्टिक्स टू इट एंड कम्स टू द सरफेस, ब्रिंग्स इट टू द सरफेस, ओके।
मैग्नीशियम कभी भी ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, बट मैग्नीशियम रिएक्ट करेगी बॉइलिंग वाटर के साथ। यदि आप बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, बॉइलिंग वाटर, तो बेसिकली बेटा ये रिएक्शन होगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं, देखो बहुत ज्यादा हीट वाटर के साथ भी नहीं कर रहा है, और ये नॉर्मल वाटर है, ये कोल्ड वाटर के साथ ये सारी रिएक्शन होती है, कोल्ड वाटर। और ये रिएक्शन भी कोल्ड वाटर से होता है, बट इतना हीट नहीं निकलता, तो रिएक्टिविटी थोड़ी घट रही है ना। अब इधर आ रहा है तो इसको बॉइलिंग वाटर चाहिए, तो इसको मतलब थोड़ा ज्यादा और एनर्जेटिक सिस्टम चाहिए, तब रिएक्शन हो रहा है। बॉइलिंग वाटर में ज्यादा एनर्जी है, तब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं हो रहा है मैग्नीशियम। बाद की मेटल जो है, ये अल्युमिनियम हो गया, ये जिंक हो गया और आयरन। अल्युमिनियम, जिंक और आयरन आपका ठंडा पानी से भी नहीं रिएक्ट करता है, दे रिएक्ट विद स्टीम। और कभी कभी क्वेश्चन एक ऐसी पूछी जाती है कि स्टीम के साथ रिएक्शन आप कैसे करवाते हो मेटल का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके इनऑर्गेनिक सेक्शन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आ भी सकते हैं। स्टीम से कैसे रिएक्शन करवाओगे, तो चलो मैं स्टीम के साथ रिएक्शन नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। और ध्यान देना है कि ये जो लेड है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, they do not react with, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है कोई भी वे। तो we'll see this in the next slide। पहले तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सारी डिस्कशन, क्योंकि क्वेश्चन सेटअप होगी इस चीज से, आराम से कर लो इसको पहले। Okay, copy down quickly। Okay, बिठा दूं? चलिए, क्योंकि ये हल्का फुल्का डिस्कशन हुआ भी था। Next, see, how does the reaction with steam take place? देखो, reaction with steam, अब स्टीम के साथ आप कैसे रिएक्शन करवाओगे मेटल का। ओके, ये सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेटअप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, इसको हम लोग एक क्लैंप स्टैंड में टांग देते हैं। क्लैंप स्टैंड होती है, कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है इसकी। और यहाँ पे वी कीप अ ग्लास पुल। ग्लास पुल एक ऐसी मटेरियल है जो पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक, दिस वन इज ग्लास पुल। soaked in water, ग्लास पुल में बहुत ज्यादा पानी को सोक करवा दिया गया है। एंड फ्रॉम हेयर हम लोग इसे हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर। बंसन बर्नर से हम लोग हीट करते हैं और मेटल के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे रखते हैं। ओके,
मेटल के छोटे छोटे टुकड़े रखने का रीजन है कि मेटल फाइनली डिवाइडेड स्टेट में फास्ट रिएक्शन करती है। दिस यू शुड नो, मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट reacts faster। मेटल के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उसकी रिएक्शन फास्ट होगी कंपेयर टू अ बिग टुकड़ा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा सा टुकड़ा है, देखो अटैक जो होगी यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ऐसे अटैक। बट यदि आप छोटे छोटे टुकड़े लेते हो तो देखो अटैक करने का जगह बढ़ जाता है ना, चारों तरफ से छोटे छोटे हर तरफ, क्योंकि यहाँ पे तो अटैक नहीं हो पा रहा ना, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं तो हर पार्ट में अटैक, ये सब पार्ट में भी अटैक हो रहा है। ओके, तो सरफेस एरिया बढ़ जाना चाहिए। एक्चुअली छोटे छोटे टुकड़े का सरफेस एरिया ज्यादा है, देखो ये सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है कंपेयर। ओके, इसी का आप छोटा छोटा टुकड़ा बना दो तो 50-20 छोटे छोटे टुकड़े मानो कर दिए तो सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड है वो ज्यादा। ओके, तो मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट रिएक्ट्स फास्ट रिएक्शन होती है। फिर बेसिकली वी डू व्हाट, यहाँ पे एक सेटअप के तहत इसमें वाटर रहता है और बेसिकली हाइड्रोजन को एक में ये हाइड्रोजन गैस ओवर वाटर, हाइड्रोजन इज करेक्टेड ओवर वाटर। आप देखो ध्यान से कि इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ग्लास बोल में तो क्या है, स्टीम सोक्ड है, सॉरी पानी सोक्ड है। जब हीट करते हो तो इससे स्टीम निकलता है, इससे क्या होती है, वाटर के वेपर्स निकलते हैं, स्टीम निकलती है, और ये जो स्टीम निकलता है वो रिएक्ट करता है मेटल के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ और रिएक्शन इस तरह प्रोसीड होती है। तो ये क्वेश्चन इज आस्क्ड, हाउ रिएक्शन ऑफ metal is done with steam। तो मेटल की रिएक्शन आप स्टीम से कैसे करवाते हो, तो इसका सिंपल रीजन है, मतलब कैसे करवाते हो ये स्टेप आपको बताना है। तो glass wool is soaked in water which is heated, steam comes out and steam comes in contact with the metal। और ये अरेंजमेंट बाय चांस अगर पूछा तो नहीं जाएगा, ये अरेंजमेंट बस ये पूछा जा सकता है कि रिएक्ट कैसे करवाते हो। तो स्टीम इज जनरेटेड by heating a glass wool that is soaked in water, और वो steam is directed towards metal for reaction। जैसे बेसिकली देखो एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम को ऐसे मत डाल देना, वो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम को भी डालने की जरूरत नहीं है, मैग्नीशियम को भी डालने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम को डाल सकते हो क्योंकि मैग्नीशियम का भी रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम का सेफ रिएक्शन है स्टीम से, वाटर यदि गैसियस स्टेट में है तो बनी आपकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। एक्चुअली स्टीम के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगी, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता है, ये स्टीम निकली, मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम ऑक्साइड को फर्दर और वाटर चाहिए मिलने के लिए, तब ना हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो वाटर एक्सेस तो है ही नहीं यहाँ पे स्टीम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली देखो ऊपर वाले केस में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम यदि नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रो ऑक्साइड बना था, बाकी सब आप स्टीम के साथ ऑक्साइड बनाए। एल्युमिनियम का भी वाटर गैसियस के साथ रिएक्ट करवा दो तो बन जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये सब इनसॉल्युबल जैसे पानी मिलती है। ओके, वहीं आयरन का वाटर के साथ, आई सपोज ये वाला पार्ट मैं आपको बताया था थोड़ा सा, it's ferrosulfuric oxide plus hydrogen। Okay, this one is ferrosulfuric oxide, ferrosulfuric oxide, ठीक है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जिंक भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा।
जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वही कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये ध्यान रखना है, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती है, आपको ध्यान रखना। कोई भी कंडीशन में लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड प्लैटिनम पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, चाहे आप स्टीम लो, चाहे आप बॉइलिंग वाटर लो, चाहे नॉर्मल वाटर लो, रिएक्शन नहीं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए तो जल्दी से नोट डाउन कर लो कि इस टाइप से रिएक्शन की जाती है। होप रिटर्न हो गया सबका। चलिए यस चलिए रिएक्शन विद एसिड्स, देखो हल्का फुल्का तो रिएक्शन ऑफ एसिड एसिड मेटल्स का हम लोग देखते हैं एसिड एंड बेस में भी, बट दिस चैप्टर हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद दिस थिंग्स, तो हमें देखना ही है। तो रिएक्शन विद एसिड्स, आपको मालूम है यदि आप मेटल को रिएक्ट करवाओगे डाइल्यूट एसिड के साथ, नॉर्मली हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड नहीं यूज करते, तो आपको मिलती है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब चलो कुछ रिएक्शन देख ही लेते हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग बता देना, आई सपोज आप लोगों को मालूम ही होगा। मैग्नीशियम को यदि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या प्रोडक्ट होगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट होगा? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस MgS हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। आपको मालूम है ये चीज, सोडियम पोटेशियम पर रिएक्शन मत करवा देना एसिड के साथ, बिकॉज़ वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है एंड कंटेनर कैन ब्लास्ट आल्सो। मैग्नीशियम H2SO4 के साथ रिएक्शन चलेगा। अल्युमिनियम का HCl के साथ जल्दी बताओ क्या रिएक्शन होगा? डाइल्यूट AlCl3 plus H2। AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। वहीं मैं जिंक का रिएक्शन करवा दूं HCl के साथ, तो ZnCl2 प्लस H2, ओके। आयरन का रिएक्शन करवा दूं H2SO4 के साथ, FeSO4 प्लस H2, ओके। तो नॉर्मली एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस निकालती है विद मेटल्स, ओके। बट एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रिक एसिड जो आप लोग को मैंने बताया था थोड़ा सा, नाइट्रिक एसिड डज नॉट react to give hydrogen with metals, as it is a strong oxidizing agent, as it is a strong oxidizing agent। देखो नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई भी चीज को बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज करवाता है। तो नॉर्मली क्या है, जो हाइड्रोजन बनेगी, यदि मैं मैग्नीशियम का नाइट्रिक एसिड मान लो, इसको अल्युमिनियम को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाए, अल्युमिनियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनी, तो हाइड्रोजन गैस को वो तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर, इट विल गिव इट अ सिंगल ऑक्सीजन और ये बन जाएगी वाटर। अंडरस्टूड? तो नाइट्रिक एसिड क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे
कि नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ क्यों नहीं हाइड्रोजन देता है। नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ हाइड्रोजन इसलिए नहीं देता क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन इनटू वाटर, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, अंडरस्टूड। हाँ, दो केसेस में देता है जो हम लोग इन डिटेल्स पढ़े हुए भी हैं। मैग्नीशियम को यदि आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाओ तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओनली 2 केसेस में ये देगा, और वो भी ये एसिड बहुत डाइल्यूट होनी चाहिए, 1% एसिड। मैंगनीज भी देता है वेरी डाइल्यूट एसिड के साथ। मैंगनीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, ओनली 2 केसेस में देता है। वैसे नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन काफी कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं इनके मेटल के साथ। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। आप डाइल्यूट एसिड लेते हो तो अलग रिएक्शन होता है, कंसंट्रेटेड लेते हो तो अलग। बेसिकली आपको एक और चीज बता देता हूं। बेसिकली metals below, this is important, basically metals below hydrogen in reactivity series does not give hydrogen with acids। अब यदि कॉपर को लगा दो एसिड के साथ तो आपको नहीं मिलेगा कोई हाइड्रोजन गैस। ओके, नॉर्मली यदि चलो एक रिएक्शन हम देखते हैं कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ, एंड आई हैव टेकन अ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, तो रिएक्शन होगी कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2, सॉरी NO प्लस वाटर। वही कॉपर के साथ में कंसंट्रेटेड HNO3 लगाता हूं तो कंसंट्रेटेड HNO3 NO नहीं देगा, NO2 देगा। ऑक्सीडाइज ज्यादा करता है ना, तो प्रोडक्ट ज्यादा ऑक्सीडाइज होती है, NO2 मिलती है और H2। ओके, तो कोई भी स्टूडेंट क्या इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर सकता है? थोड़ी बैलेंसिंग टफ है इन दोनों की, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आपके सिलेबस के बेस से आपके आईसीएसई में बहुत बार ये रिएक्शन पूछा गया है नाइट्रिक एसिड चैप्टर से रिलेटेड। कोई भी स्टूडेंट इसको बैलेंस कर सकता है क्या? चलो मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, ये दोनों इक्वेशन मुझे बैलेंस करके बताओ। टेक योर टाइम, 2 मिनट्स, बैलेंस करो इसे। पहला इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन कोई भी। नहीं हुआ? बोलिए। नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी टफ इक्वेशन है, तो थोड़ी आप लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए। इट्स 38324। ओके, 38324 से ये बैलेंस होगी। यू कैन चेक द बैलेंसिंग। कॉपर 3 है, कॉपर 3 है, हाइड्रोजन 8 है तो 4 2 जा 8 है, नाइट्रोजन 8 है तो 3 2 जा 6 और 2 8। ओके, ऑक्सीजन 24 तो 3 2 जा 6 6 जा 18 20 और 4 24 बैलेंस। ओके, दिस वन इट्स 1, अगर कुछ नहीं इसमें इट्स 4 2 2। अब ये तो सिंपल वाला आपसे हो ही जाना चाहिए। कॉपर कॉपर बैलेंस्ड है, 4 गैस 4 हाइड्रोजन 4 नाइट्रोजन 2 and 2 नाइट्रोजन 12 it is 6 और 4 10 और 2 12 बैलेंस्ड। ये देखो बेटा, दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको ध्यान रखना है, आपके पूछा जाता है।
आपके बोर्ड्स में काफी बार पूछे गए, रिपीट होने के चांसेस हैं। ओके, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस नॉर्मली मिलती है। आप सोडियम पोटेशियम के साथ एसिड का रिएक्शन मत करना, डेंजरस रिएक्शंस होते हैं। और मेटल्स बिलो हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल सकती है एसिड। ओके, गॉट इट। रिएक्शंस है। नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को वाटर में। ये मैग्नीशियम का नाइट्रिक एसिड और मैंगनीज के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं होती। सो दिस इज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। हो गया? डन? Yes, sir. Yes. चलिए, एक्वा रीजिया, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये होता क्या है ये जानना है। इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड mixture of concentrated hydrochloric and concentrated nitric acid in the ratio 3:1। देखो ध्यान से, एक्वा रीजिया क्या होती है? एक बहुत ही हाईली कोरोसिव लिक्विड है। इट इज अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। धुआं निकलता है इससे, बहुत हाईली कोरोसिव है। ओके, बहुत हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, धुआं निकलेगा इसके बॉटल को ओपन करो। होती क्या है? ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है किसका? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इन द रेशियो 3:1। मतलब 3 पार्ट ये वाला लेते हैं और 1 पार्ट ये वाला लेते हैं, तो आपका एक्वा रीजिया बनता है। ठीक है, ये इतनी कोरोसिव है कि इट डिसॉल्व्स नोबल मेटल्स आल्सो इन इट। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम इसमें डिसॉल्व हो जाता है। It dissolves even noble metals like gold and platinum in itself। मतलब इसमें गोल्ड और प्लैटिनम भी डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन रखना है कि एक्वा रीजिया क्या है। एक्वा रीजिया एक हाईली कोरोसिव लिक्विड होती है। क्या रेशियो होता है आपको जानना है। कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 का 3:1 में रेशियो में होता है। और काम क्या है? हाईली नोबल मेटल्स को भी डिसॉल्व कर देता। ओके, तो ये एक एसिड से रिलेटेड पार्ट थी, मेटल की रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे एक
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होते हैं आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह किसी मेटल के हायर रिएक्टिविटी फॉर्म को बताता है, दैट मींस ओके। तो इसको मैं डिलीट करता हूं, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आप लोगों ने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a deciding factor for reactivity, a deciding factor for reactivity। देखिएगा, सपोज करो मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, ओके, और एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया है, दो टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में मैं लिया हूं आयरन सल्फेट और इसमें मैंने कॉपर का रॉड लगाया, ठीक है। और एक दूसरे में लिया हूं मैं कॉपर सल्फेट, ओके, इसमें लिया हूं मैं कॉपर सल्फेट और इसमें मैंने एक आयरन का रॉड लगाया, ओके। एंड फ्रॉम योर जनरल इंफॉर्मेशन टेल मी कि कौन से, इसे मैं ए बोलता हूं, इसे मैं बी बोलता हूं, इसमें रिएक्शन होगा, किस वाले में रिएक्शन होगा? ए वाले टेस्ट ट्यूब, ए वाले में रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप रिएक्टिविटी सीरीज गौर करोगे तो आयरन इज हायर, कॉपर इज बिलो, ओके। तो आपको इसको इन डिटेल्स थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस पार्ट में भी पढ़ना है, जो थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा यहाँ। आयरन और कॉपर सल्फेट, बेसिकली देखो, यू कैन सपोज कि ये आयरन के एटम्स हैं जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोई हुई है, ओके। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वहां पे Cu2+ और SO4 आयंस है, ओके, यही है सॉल्यूशन में आसपास। अब आयरन क्या करता है, बेसिकली आयरन का एक एटम बनता है Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ओके। तो Fe2+ बन के वो सॉल्यूशन में आता है, और जब वो Fe2+ बन के सॉल्यूशन में गया तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है कि रिड्यूस हुआ है, जल्दी मुझे बताइए। आयरन यदि Fe2+ बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दिस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आयरन की क्या हो रही है? एनीबॉडी? Oxidation. आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Fe पहले था, बाद में Fe2+ बना, 2 यूनिट चार्ज आई, 2 यूनिट चार्ज पॉजिटिव आई है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ओके। तो यहाँ पे जब Fe2+ इसमें आ जाता है सॉल्यूशन में और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लीव कर देता है, इलेक्ट्रॉन कभी भी सॉल्यूशन में जल्दी नहीं जाता, ये ध्यान रखना। ये आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन डजंट एंटर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे ही रह जाता है। तो ये Cu2+ क्या चाहता है? ये चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होता हूं, तो सॉल्यूशन से Cu2+ निकलता है और यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू होता है। तो जो रेड कलर की कॉपर की डिपॉजिट आप देखोगे, यहाँ पे कॉपर के एटम्स की डिपॉजिट होना शुरू होता है, क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करता है। तो बेसिकली क्या होता है, ध्यान से देखो,
Cu2 प्लस, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे उसे गेन करता है और कॉपर एटम बनके इस जगह पे डिपॉजिट होते हैं। तो आप देखोगे इस एक्सपेरिमेंट को जब आप करोगे तो रेडिश कलर की कॉपर की डिपॉजिट आपको इस जगह पे और साथ में एक ऑब्जर्वेशन दिखती है आपको, बेसिकली कॉपर सल्फेट की जो कलर होती है इट इज बिकॉज ऑफ Cu2 प्लस आयन। अब Cu2 प्लस आयन तो यहाँ पे बार-बार निकल के यहाँ पे डिपॉजिट होते जा रहा है, तो सॉल्यूशन में कॉपर आयन की कमी हो गई और सॉल्यूशन में जब कॉपर आयन की कमी हो गई तो ब्लू कलर भी फेड हो गई। ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, देखो बेटा बेसिकली ये समझाने का यहाँ पे रीजन यही है कि जब आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, तो आपको एक चीज याद रखना है, जो एक्टिविटी सीरीज है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, सिल्वर, गोल्ड, ओके। ऊपर वाले जो भी मेटल हैं, ऊपर वाले मेटल हाइयर वाले मेटल लोअर वाले मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये ध्यान देना। हाइयर मेटल, कोई भी हाइयर मेटल कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू लोअर मेटल। अब देखो ध्यान से, आयरन ऊपर है कि कॉपर ऊपर है इस सीरीज में? आयरन ऊपर है कि कॉपर ऊपर है? सर आयरन। आयरन ऊपर है। जब आयरन ऊपर है तो देखो ये आयरन है और कॉपर सल्फेट में दबा के रखते हैं, तो कॉपर 2 प्लस है, तो कॉपर 2 प्लस हमेशा रिड्यूस होना चाहेगा, कुछ रिएक्शन करना चाहेगा और इसको इलेक्ट्रॉन उसी से मिल सकता है जो हायर इन द सीरीज है। तो हायर इन द सीरीज आयरन है, तो आयरन इसको इलेक्ट्रॉन देता है और खुद इसके ये जो पार्टनर है उसके साथ कंबाइन करता है। Fe क्या करता है? Fe2 प्लस बनता है और SO4 2 माइनस है, तो कॉम्बिनेशन होती है और SO4 बन जाती है। तो रिएक्शन बेसिकली होती है कॉपर प्लस फेरस आयरन, तो आयरन इससे कंबाइन करता है SO4, ओके, और कॉपर को अकेला कर देता है, ओके। कॉपर सॉलिड वही वाला है। सॉल्यूशन की कलर थोड़ी सी ग्रीन टाइप की है। तो देखो यदि हाफ रिएक्शन देखोगे तो क्या हो रहा है? Fe, ठीक है ना, Fe बन रहा है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यही 2 इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस गेन कर पा रहा है और Cu बन के डिपॉजिट होता है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन जो हो रही है Fe प्लस Cu2 प्लस gives Fe2 प्लस Cu। देखो Fe था पहले सॉलिड स्टेट, सॉलिड था ना, ओके। अब Fe क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, वही इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 प्लस गेन किया और कॉपर 2 प्लस बन गया Cu। तो बोलने का मेरा मतलब यहाँ पे है कि ये हायर इन द सीरीज है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता था लोअर इन द सीरीज का रिएक्शन होगा। रिएक्शन तभी होगा, अब देखो कॉपर है, आयरन है, ठीक है, तो यहाँ पे Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस है और ये Cu है। अब Cu ऊपर है कि Fe ऊपर है? Cu नीचे है, Fe ऊपर है। क्या Cu Fe2 प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा? इलेक्ट्रॉन देगा क्या Cu Fe2 प्लस को? Yes, sir. नो सर। नहीं दे सकता है। हाइयर वाला लोअर को दे सकता है, लोअर वाला हाइयर को थोड़ी दे सकता है। कॉपर हाइयर वाले को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता Okay, sir. है क्या? नहीं, नहीं दे सकता है, तो ये रिएक्शन इसलिए नहीं हो, ओके। ये वाली रिएक्शन डजंट टेक प्लेस,
ये थोड़ा आपको दिमाग लगाने का चीज है, और ये चीज सीख जाओगे तो सीनियर क्लासेस के काफी चैप्टर भी क्लियर होगी। सीनियर क्लासेस तो छोड़ो, आपको ये सब चीज 10th में ही पढ़ना है। ओके, हायर वाला लोअर को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लोअर वाला कभी भी हायर को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये दिमाग में। तो इसको जल्दी एक बार नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट थी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो ये हो रहा है कि इसको ले रहा है SO4 पॉजिटिव बाहर हो जा रहा है, ये रिएक्शन तभी हो रही है क्योंकि ये आयरन ऊपर है सीरीज में और ये इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, कॉपर को निकाल दे रहा है और ये कर रहा है। तो ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, हायर एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, हायर मेटल कैन डिस्प्लेस a lower metal from its salt solution, है ना? ये तो 100% ट्रू है। हायर मेटल डिस्प्लेस कर सकता है लोअर मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, हायर मेटल डिस्प्लेस कर दिया मेटल को और खुद आके बैठ गया यहाँ। ओके, आई सपोज ये आइडिया क्लियर होगी, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए जल्दी से कर लीजिए। रब कर दूं? ओके, Yes, sir. one question, what will happen if copper sulfate is kept in जिंक वेसल? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक जिंक का कंटेनर है, क्या आप उसमें कॉपर सल्फेट को सेफली स्टोर कर सकते हो? सपोज करो ये जिंक का कंटेनर और इसमें बोला गया, पूछा गया है कि क्या आप इसमें कॉपर सल्फेट को सेफली स्टोर कर सकते हो? दिस इज कॉपर सल्फेट और ये जिंक की कंटेनर, क्या आप सेफली स्टोर कर सकते हो? हाँ या ना, मुझे सोच के बताओ जल्दी। No, sir. ओके, व्हाट विल हैपन? चलो हम लोग देखते हैं। जिंक कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, यस, जिंक, ये जो जिंक है ये कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज, है ना? तो जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ओके। और कॉपर बेसिकली देखो यहाँ पे किस स्टेट में, Cu2+ SO4 2-। तो जिंक ऑब्वियसली इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिंक क्या होगा, इस कंटेनर में एंटर करेगा और जब इस कंटेनर में एंटर करेगा तो क्या बनेगा, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ओके। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की किसकी जरूरत है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको किसको जरूरत है? Cu2+ को जरूरत है। तो Cu2+ ये एक्चुअली जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ये वेसल के ऊपर ही रहेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन पानी में नहीं आता। तो क्या होगा, ये जो Cu2+ है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए वेसल के ऊपर में जाएगा, ओके, और वेसल पे डिपॉजिट होता रहेगा। Cu2+ रेगुलरली वेसल पे डिपॉजिट होगा, है ना? अब जिंक हमेशा यहां से निकलता रहेगा, सॉल्यूशन में आता रहेगा,
Cu2 प्लस यहाँ से वहां जाएगा तो कलर तो CuSO4 की खराब होगी क्योंकि Cu2 प्लस निकल रहा है और SO4 माइनस सॉल्यूशन में बच रहा है और इसके सॉल्यूशन में जिंक भी आ रही है। तो Zn2 प्लस और SO4 माइनस आपस में जिंक सल्फेट बना लेगी और कॉपर वहां पे डिपॉजिट होने लग जाएगी और इस कंटेनर में बेसिकली एक होल हो जाएगा क्योंकि जिंक बार-बार कंटेनर से निकलेगा तो उसमें तो होल होना ही है। तो बेसिक रिएक्शन जो होगी आपकी ना जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस आपको देगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज किया और बना Zn2 प्लस, है ना, Zn2 प्लस देखो, और जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन को Cu2 प्लस गेन करके बना है Cu। अब मेरा आपसे पूछना है कि ये रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। किसको इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया? जिंक ने कॉपर को। आप मुझे बताइए कि जिंक ऑक्सीडाइज हुई है कि रेड्यूस हुई? जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है कि रेड्यूस हुआ है? जल्दी, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, Zn2 प्लस बना तो जिंक है ऑक्सीडाइज और कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया तब ना Cu बना है तो कॉपर की हुई है रिडक्शन। ओके, अंडरस्टूड। तो ऊपर वाले जो मेटल्स है ना वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होना चाहते हैं। ये आपको दिमाग में रखनी है। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होना चाहते हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कहीं ना कहीं हमें पता चलता है रिएक्टिविटी के बारे में कि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देगा नीचे वाले को और रिएक्ट करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो दिस इज द मॉरल। आप इसको जल्दी से पढ़ लेना और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोरोजन डील करेंगे कि मेटल कैसे कोरोड होती है, टार्निश होती है, जो 2-3 एक्सट्रैक्शन है उसको देखेंगे एंड प्रोबेबली 1-2 क्लास में वी विल एंड दिस चैप्टर। तो नोट डाउन कर लो इसको।